सो बेटा लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहां तक मुझे याद है, और आज हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे एंड उससे रिलेटेड आज कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाऊंगा सो दैट कि वो क्लैरिटी आ जाए आपको उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। तो मेरी आवाज क्लियर है सबको? हाँ जी बच्चे, यस। ओके। सुनाओ बच्चे, लास्ट टाइम यहीं से हम शुरू कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 3 टर्म्स हमने इसमें पढ़ी थी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विजुअल है वीडियो, एक बार ये भी कंफर्म कर दो, ठीक है। अब बच्चे इसमें हमने क्या पढ़ा था? बेसिकली हमने कहा था इट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नथिंग एल्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी कंजर्वेशन होती है, जैसे अपनी एनर्जी कंजर्व्ड क्वांटिटी है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि मान लो Q क्या है। ये लॉ कहता है कि इफ Q इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट, Q is equal to amount of heat given to the system, amount of heat given to the system, ठीक है बच्चे, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम। और मान लो बच्चे W क्या है? इट इज वर्क डन, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। एंड डेल्टा U जो है दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज बेसिकली इंक्रीज है यहाँ पे, दैट इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। जो यहाँ पर है दैट इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। Then amount of heat given to the system is equal to work done by the system। यानी बच्चे आप जितनी हीट सिस्टम को देंगे, आई रिपीट, आप जितनी हीट सिस्टम को देंगे, सिस्टम उस हीट को 2 तरीके से यूज करेगा। या तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर लेगा, या दूसरा तरीका है बच्चे वो वर्क डन कर लेगा। या तो सिस्टम वर्क डन कर लेगा या फिर वो सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। जो भी हीट एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे वो एनर्जी 2 तरीके से यूज कर सकता है। इज इट क्लियर बच्चों? यस और नो? आया ना? तो बच्चे क्या है? Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ जी बच्चों, क्लियर है? यस आप मुझे सर। रिस्पॉन्स, ओके, रिस्पॉन्स किया करो टाइमली। तो बेटा दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हमने, अच्छा पिछली बार ऐसे नहीं करवाया था, पिछली बार मुझे याद है। अगर मैं इसकी डिफरेंशियल फॉर्म बोलूं, बच्चे इसकी डिफरेंशियल फॉर्म लिखते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म में बच्चे फर्स्ट लॉ को कैसे लिखा जा सकता है? आपने कहा DQ डिफरेंशियल, थोड़ी सी हीट दी सिस्टम को, सिस्टम ने थोड़ा सा वर्क डन किया और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज होगी, ऐसे भी लिख सकते हो। डोंट वरी, वन एंड सेम थिंग। बच्चे ये क्या है? ये हमने अच्छी खासी हीट दी, इसलिए मैंने लिखा Q। ये क्या है? DQ, हमने थोड़ी सी हीट दी, थोड़ी सी हीट दी तो थोड़ा सा वर्क डन DW, और थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है। इसे कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। और आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? स्टेटमेंट समझो फर्स्ट लॉ की, बताओ मुझे सारे, यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, आओ मैं आपको रिवाइज करा दूं, क्योंकि बहुत दिन हो गया था ये टर्म्स का, मतलब ज्यादा नहीं डिटेल में, बट फॉर्मुलेज रिवाइज कराएंगे क्योंकि आज हमने न्यूमेरिकल थोड़े से करने हैं इससे रिलेटेड। तो आओ बच्चे, ये हो गया सबका डन, रब कर दूं? यस सर। यस सर। ओके, शाबाश, गुड। एक्टिव हो जाओ बेटा, संडे है कोई बात नहीं, सारी नींद छोड़ दो, एक्टिव हो जाओ। उसके बाद
ना बेटा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ऐसे हेडिंग लगा दो आप, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज या रिजल्ट्स जो हैं हम लोग उन्हें याद कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और यू कैन से दैट रिजल्ट्स। तो बेटा नंबर 1 हीट का फॉर्मूला, नंबर 1 हीट का फॉर्मूला, अब देखते हैं हीट का फॉर्मूला। बच्चे हीट को हम लोग Q से डिनोट करते हैं और हीट का हमारे पास फॉर्मूला होता है N इंटू सी इंटू डेल्टा टी। बच्चे ये हीट का फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया होगा, कहां से आया बच्चे, कहां से आया? ये है अपने पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बच्चे ये है मोलर स्पेसिफिक, दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सी जो है। वैसे इसी की डेफिनेशन से ये फॉर्मूला आया बेटा। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ मोल्स, एन है नंबर ऑफ मोल्स। डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, दैट यू नो वेरी वेल। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। और Q को तो हमने हीट बोला ही है। कहां से आई ये फॉर्मूला? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट गिवन टू द सिस्टम डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटा आपको याद होगा हमने मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की ये डेफिनेशन की थी, वहीं से ये Q का फॉर्मूला आता है। या बच्चे शुरुआत ही ऐसी हुई थी, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। याद है ना डियर स्टूडेंट्स? याद है ये फॉर्मूला? याद है मोलर स्पेसिफिक हीट Yes, sir. कैपेसिटी का? नहीं है याद? कोई बात नहीं, अभी याद कर लो। ये हमें हीट का फॉर्मूला है, कभी भी हमें हीट निकालनी है इस फॉर्मूले से निकालेंगे। पर बच्चे हमारे पास सवाल कैसे आते हैं? अपने पास जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब इस सी की जगह अपने पास सीपी या सीवी गिवन होता है। बच्चे सी की जगह हमें सीपी या सीवी गिवन होता है। तो ये फॉर्मूला अपना दो तरीके से यूज होगा, यही फॉर्मूला अपना दो तरीके से यूज होगा। नंबर 1, एक तो हम इसे यूज करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बच्चे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला जो अपना बन जाएगा, ये बन जाएगा N इंटू सी इंटू डेल्टा वी। बस यहाँ पे C की जगह CV आ जाएगा। CV क्यों आ रहा है? इट इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर प्रेशर पे देख रहे हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो बच्चे ये फॉर्मूला यही रहेगा N इंटू सी इंटू डेल्टा टी, बट यहाँ पे CP आ जाएगा। मतलब कोई चेंज नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या तो हमें कांस्टेंट वॉल्यूम गिवन होगी या कांस्टेंट प्रेशर गिवन होगा, यही गिवन होता है, इससे ज्यादा नहीं। तो यही फॉर्मूले लगते हैं। क्लियर है बेटा? Q का फॉर्मूला, यस और नो? हीट का फॉर्मूला क्लियर है? भूल गए सारे या याद है? क्लियर हो गया ये? बच्चे नहीं हुआ क्लियर? कोई डाउट है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। So clear. ओके, आफ्टर दिस हमने कल एक दो फॉर्मूलेज पढ़े थे, मतलब क्योंकि हमने रिसेंटली किया तो आई होप सो कि आपको ये चीज समझ आ जाएगी। बेटा नंबर 2, अब यहां पर ये जो टर्म आ रही है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका अलग फॉर्मूला है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 इंटू आर। ये कल ही पढ़ा बच्चे, कल ही हमने पढ़ा है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला। एफ क्या है? यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम। आया कहां से क्या बच्चे? ये कल हमने नहीं किया था? कल 3-4 क्वेश्चन किए थे मोनोटॉमिक डायटॉमिक, बस फिर वहीं से आया ये। ठीक है सर आपने कहा था कि थर्मोडायनेमिक्स में इसकी कराओगे, कैसे आया ये? नहीं नहीं, ये नहीं मैंने कहा था। मैं CP माइनस CV इज इक्वल टू R, वो रिलेशन की डेरिवेशन कराएंगे थर्मो में। ये तो आपको पता है ये कहां से आया, इट इज du बाई dt। बच्चे CV का फॉर्मूला है इंटरनल एनर्जी की डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो ये रिजल्ट आएगा।
तो ये रिजल्ट आएगा बेटा। अच्छा चलो, तो ये रिजल्ट आएगा अपने पास F/2 इंटू dt। कल ही किया था हमने ये तो इसको छोड़ो, आप डायरेक्ट लर्न करो। अभी आया ये वहां से होता है। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता ही होगा, वेयर F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बच्चे अगर हमारे पास मोनोटॉमिक गैस है, अगर हमारे पास मोनोटॉमिक गैस है या हमारे पास डायटॉमिक गैस है, तो मोनोटॉमिक गैस के लिए बच्चे हमारे पास F की वैल्यू होती है 3, डायटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू होती है 5। आई होप आपको आता होगा। ऐसे ही ट्राइएटॉमिक के लिए हमारे पास F की वैल्यू होती है मोस्टली 6 होती है ट्राइएटॉमिक गैस के लिए, कई बार 7 भी होती है, डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन में। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये था अपने पास एक रिलेशन। इसके बाद आपको थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज CB माइनस CP इज इक्वल टू R। CP माइनस CB इज इक्वल टू R, इसकी डेरिवेशन करेंगे आज हम। इस फॉर्मूले की डेरिवेशन भी करेंगे। CP माइनस CB इज इक्वल टू R। अब बच्चे यहां से आप CP का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। CP होता है CV प्लस R, तो CP का फॉर्मूला आएगा F/2 प्लस 1 इंटू R। तो ये हो गया अपने पास CP। हीट से रिलेटेड सारे फॉर्मूलेज एक जगह पे लिख रहा हूं मैं। मुझे बताओ क्या किसी को इसमें कोई डाउट है? एक और टर्म होती है गामा, एक और टर्म होती है गामा, दैट इज CP/CV। 5 फॉर्मूलेज हो गए। पहले बच्चों मुझे ये बताओ यहां तक कोई डाउट है या नहीं? हाँ जी, No, sir. ये तो No, कल ही sir. किया हमने रिसेंट फॉर्मूलेज, ये तो कल ही पढ़ रहे थे, है ना? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमने कल ही किया है। ये पुराना है, बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी लिंक कर रहे हैं। अभी हम लोग लिंक कर रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये सारे एक साथ यूज हो जाते हैं। दैट इज वाई 2, 3, 4, 5। तो बच्चे जब ये नोट हो जाए मुझे बता देना। फिर आगे चलते हैं। हीट का फॉर्मूला याद रखना। हो गया सबका? लिख लिया सबने? Yes, sir. ओके, तो नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मूला नंबर 6। ये सारे रिजल्ट्स लिखवा रहा हूं मैं आपको, सारे रिजल्ट्स लिखवा रहा हूं। वैसे हम लोग ये पढ़ चुके हैं। कुछ चीजें होती हैं कि कुछ रिजल्ट्स की डेरिवेशंस नहीं होती, दैट यू नो, कि हमने वो रिजल्ट्स को डिराइव नहीं करना, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो कुछ डायरेक्ट लर्न भी करने पड़ते हैं ना बच्चे। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 6 इंटरनल एनर्जी का, फॉर्मूला नंबर 6 इंटरनल एनर्जी का। वैसे बच्चे हमारे पास इंटरनल एनर्जी का यू का क्या फॉर्मूला होता है? वी कैन नॉट कैलकुलेट यू का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। इन जनरल हम लोग कह देते हैं डेफिनेशन वाइज, इन जनरल हम लोग कह देते हैं यू का मतलब है समीशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स प्लस समीशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, कह देते हैं हम लोग ऐसा डेफिनेशन में। लेकिन बच्चे इंटरनल एनर्जी को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। कैलकुलेट क्या करते हैं हम लोग? चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। इसका तो ये तो जस्ट डेफिनेशन है, मैंने वैसे ही बता दी। एक्चुअली हम लोग फाइंड आउट करेंगे बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है उसका फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू,
आओ इसका क्या फॉर्मूला है बच्चे? कल आपने टोटल एनर्जी निकाली थी, याद होगा आपको, मैंने कहा था 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, ध्यान से सुनना बच्चे, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी होती है हाफ kT। अगर वहां पर 1 की बजाय f डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाए तो एनर्जी हो जाएगी f/2 kT। और ऊपर से बच्चे वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर बहुत सारे हो जाएं, अगर बच्चे वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर वहां पर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएं तो फिर बच्चे ये फॉर्मूला आ जाएगा टोटल एनर्जी का। अब ये तो 1 मोल के लिए है ना बेटा, बट ये जो एनर्जी हमने लिखी है इट इज फॉर हाउ मच, कितने मोल के लिए है, कितने मोल ऑफ गैस की एनर्जी है ये टोटल एनर्जी? एनीवन So 1 स्टूडेंट? mole. 1 मोल के लिए, वेरी गुड। वाई 1 मोल? क्योंकि एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोले तो 1 मोल, लेकिन अगर अपने पास n नंबर ऑफ मोल्स हैं तो एनर्जी आ जाएगी ये। आई रिपीट स्टूडेंट, जिसको नहीं समझ में आया लिसन केयरफुली अगेन। कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चे, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी होती है हाफ kT। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी होती है हाफ kT। अगर हमारे पास f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एनर्जी हो जाएगी f टाइम्स ऑफ हाफ kT। ना बच्चे, अगर हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं यानी 1 मोल ऑफ गैस है तो बच्चे एनर्जी हो जाएगी एवोगैड्रो नंबर इंटू f इंटू हाफ kT। ये तो 1 मोल के लिए हो गई। अगर हमारे पास बच्चे n मोल्स ऑफ गैस हैं तो साथ में n से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या ये टोटल एनर्जी आ गई बच्चे? यस और नो बताओ मुझे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, बेटा रिवाइज करके आया करो, ऐसे ब्लैंक होके आओगे तो क्या समझ में आएगा? क्या आपने कल जाके रिवाइज किया? यही तो कराया था कल। बेटा डायटोमिक गैस के लिए कल नहीं करवाया था, हाफ kT की एनर्जी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक के लिए 5 होती है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल Na है। 1 मोल के लिए था तो मैंने कहा Na इंटू के R के इक्वल होता है, तो कल करवाया नहीं था हाफ 5/2 RT डायटोमिक गैस की एनर्जी 1 Yes. मोल के Yes. लिए। और अगर हमारे पास उसके n मोल्स हैं तो n से मल्टीप्लाई कर दो, यही फॉर्मूला है, ये जर्नल फॉर्म में है। तो बच्चे जो आपने कल एनर्जी निकाली थी ना बच्चे, वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स की तो है, दैट इज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। गैस के मॉलिक्यूल्स की ही तो इंटरनल एनर्जी है, वो उसी को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो बच्चे ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है। ओके, तो ये जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, दिस इज फॉर्मूला ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एवोगैड्रो नंबर इंटू के, एवोगैड्रो नंबर इंटू के को हम लोग R लिख सकते हैं। एवोगैड्रो नंबर इंटू के इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया n इंटू f/2 इंटू R। ये तो अपना एनर्जी का फॉर्मूला है, U का है, ये अपना एनर्जी का फॉर्मूला, बट हमें चेंज चाहिए, चेंज। तो बेटा चेंज के लिए क्या होगा? अब नंबर ऑफ मोल्स नहीं चेंज हो सकते, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं चेंज हो सकती, R नहीं चेंज हो सकता, क्या चेंज होगा? टेम्परेचर चेंज होगा। चलो एक स्टेप और लिख देता हूं, पहले U ही लिखते हैं। U इज इक्वल टू n इंटू f/2 इंटू R इंटू T। बच्चे ये आ गया, एवोगैड्रो नंबर इंटू के की जगह मैंने R लिख दिया ना। बेटा अगर हमें चेंज चाहिए, डेल्टा U चाहिए, तो सारी चीजें तो यही रहेंगी, बस T की जगह डेल्टा T आ जाएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? और जिसको नहीं आ रही वो भी मुझे बता दे। दिस इज फॉर्मूला ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। Yes, sir. सर लास्ट स्टेप रिपीट कर दो। लास्ट स्टेप में बच्चे ऐसा है, देखो U दिस इज इंटरनल एनर्जी, मतलब हमने कल ही निकाला है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की इतनी होती है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की। अगर हमारे पास f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो f से मल्टीप्लाई कर दिया,
1 मोल ऑफ गैस है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, n मोल्स ऑफ गैस है तो टोटल n से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बल्कि टोटल एनर्जी जिसे हम इंटरनल एनर्जी कह रहे हैं। इसमें जो एवोगैड्रो नंबर इंटू के है, एन ए इंटू के, दिस वन, दिस एन ए और ये वाला के, ये मल्टीप्लाई होके बन जाते हैं आर, तो इसकी जगह लिख दिया आर, ये बन गया इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। बट हमें चाहिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो बच्चे चेंज का मतलब डेल्टा यू, तो एन तो चेंज होता नहीं, F/2 तो चेंज होता नहीं, आर तो चेंज होता नहीं बच्चे, क्या चेंज होता है? टेम्परेचर चेंज होता है, तो डेल्टा टी आ गया, डेल्टा यू की जगह डेल्टा टी यहाँ पे। तो इफ यू वांट टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो बच्चे आपको टेम्परेचर में चेंज लाना पड़ेगा, समझो इसका फिजिकल मीनिंग। इफ यू वांट टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो आपको टेम्परेचर में चेंज लाना पड़ेगा, आया ना? इज इट यस क्लियर? सर। Yes, sir. सर लेकिन एफ तो यहाँ पे डिग्री ऑफ Yes, फ्रीडम sir. है ना? हाँ, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसका कोई लेना देना नहीं, वो फिक्स है, वो तो फिक्स है बच्चे, 5 है, 5 ही रहेगा डायटोमिक के लिए, सर यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं उससे? क्योंकि ये एनर्जी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी है हाफ के टी। अगर गैस के पास 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को पढ़ो, जाके रिवाइज करो। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हैव एनर्जी इक्वल टू हाफ के टी। I repeat, each degree of freedom have equal to energy half kT. Now, if we have 10 degrees of freedom, then energy will be 10 times of half kT. If we have 100 degrees of freedom, then energy will be 100 times of half kT. And now, if we have 5 degrees of freedom, then energy will be f times of half kT. That is why I am multiplying with f. साहेब, law of Understood, sir. equipartition of energy पढ़ा आपने जाके? यस सर। तो फिर तो आना चाहिए था ये, चलो कोई बात नहीं, 7 हो गया। अंडरस्टूड सर। ओके, तो ये अपने पास 7th फॉर्मूला है। उसके बाद बच्चे आगे, आई होप आपने लिख लिया होगा बेटा। नंबर 8 याद रखना, याद रखना, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, याद रखना इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पहले भी बता चुका हूं। आज मैं आपको सारे रिजल्ट्स बता रहा हूं, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बच्चे ये है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है। यस, दैट इज फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है अगर घूम घाम के दोबारा वहीं आ जाए, दैट इज फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, मान लो कि पहले सिस्टम ए से बी में गया, फिर घूम घाम के दोबारा ए में आ गया, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। जहां से शुरू किया वहीं पे वापस आ गया। तो बच्चे साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा वो 0 आएगा। और साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज 0। क्यों? क्योंकि ये स्टेट का फंक्शन है, इनिशियल स्टेट ए है, फाइनल स्टेट भी ए है, तो स्टेट में तो चेंज आया ही नहीं। स्टार्टिंग में सिस्टम की स्टेट ए थी और लास्ट में भी सिस्टम की स्टेट ए है, तो क्योंकि कोई चेंज नहीं आया स्टेट में, इसलिए इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आया। इट इज अ स्टेट फंक्शन। इज इट क्लियर बच्चों? यस और नो? Yes, sir. शाबाश शाबाश। उसके बाद बच्चे ये आपका नोट हो गया होगा, ये सारे फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे आपको इफ यू वांट टू डू न्यूमेरिकल्स। दिमाग में रखो, क्योंकि ये सब आप पढ़ चुके हो, चाहे वो काइनेटिक थ्योरी में पढ़ा है, चाहे हमने थर्मोडायनेमिक्स में कोई फार्मूला पढ़ा हो। एक्चुअल में लिंक्ड है तो क्या कर सकते हैं, याद करने पड़ेंगे एक जगह पे। नंबर 9 पॉइंट बेटा, वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन निकालने का फॉर्मूला है प्रेशर इंटू डीवी, डीडब्ल्यू का फॉर्मूला है पी इंटू डीवी, डीडब्ल्यू का फॉर्मूला है पी इंटू डीवी, ये अपना फॉर्मूला होता है बच्चे। अब यहाँ पे पी क्या है बच्चे, यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है वर्क डन का, इसको इंटीग्रेट करोगे तो टोटल वर्क डन मिलेगा वैसे,
ये डिफरेंशियल फॉर्म है ना बच्चे। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, इसके अंदर हमें दो चीजें आती हैं। अगर मैं बच्चे इसको इंटीग्रेट करूं तो मुझे टोटल वर्क डन, ये तो डिफरेंशियल फॉर्म में है, ध्यान से देखो, दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वर्क डन। मतलब कि अगर आप किसी सिस्टम की वॉल्यूम को डीवी अमाउंट से चेंज करना चाहते हो, थोड़ा सा अमाउंट, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा डीडब्ल्यू। और टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा बेटा? टोटल वर्क डन करना पड़ेगा P इंटू डेल्टा वी, जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, P इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। बट यहाँ पे याद रखना, एयर P इज, जो प्रेशर है बच्चे वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर पर ये वर्क डन का फॉर्मूला है टोटल वर्क डन का। और अगर बच्चे प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, इफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो आपको अगर वर्क डन निकालना है तो बच्चे फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसे, तो आपको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, हालांकि ये इसी से हमने ये निकाला है, बस यहाँ प्रेशर कांस्टेंट था तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, और डीवी की इंटीग्रेशन कर दी तो डेल्टा वी आ गया। बट हाँ, इन जनरल आप ऐसे करके याद रखो। ये डब्ल्यू है क्या बच्चे? व्हाट इज डब्ल्यू? इट इज वर्क डन बाय द सिस्टम। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, व्हाट इज डब्ल्यू? व्हाट इज डब्ल्यू? वर्क डन, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है बच्चे, यस और नो, हाँ या ना? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, नंबर 10 पॉइंट, वर्क डन के लिए तो साइन कन्वेंशन भी याद रखना। 10th पार्ट, वर्क डन के लिए साइन कन्वेंशन बच्चे, स्पेशली वर्क डन के लिए साइन कन्वेंशन। बेटा वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम का पॉजिटिव लेते हैं, वर्क डन बाय सिस्टम का पॉजिटिव। एंड बच्चे वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम को हम लोग लेते हैं नेगेटिव। अगर सिस्टम वर्क डन करेगा तो पॉजिटिव, सिस्टम के ऊपर वर्क डन होगा तो नेगेटिव। यानी बच्चे अगर गैस एक्सपैंड हो रही है, अगर बच्चे गैस एक्सपैंड हो रही है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, और अगर गैस कॉम्प्रेस हो रही है तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन रिवीजन ना बच्चे। यहाँ पर फिर भी मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ। मान लो ये अपनी पिस्टन है, ये रहा अपना सिस्टम, तो बच्चे अगर सिस्टम फोर्स लगाएगा और पिस्टन यहाँ से मूव करके यहाँ आ गई तो गैस एक्सपैंड हो गई, इस बार वर्क डन सिस्टम कर रहा है, यानी अपनी गैस वर्क डन कर रही है, तो ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर अपनी गैस कॉम्प्रेस हो जाए, मतलब यहाँ से यहाँ आ जाए, ऐसा कब होगा? जब बाहर से इस पे फोर्स लगेगी। तो बच्चे जब बाहर से फोर्स लगेगी तो सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो रहा है, गैस कॉम्प्रेस हो रही है, उस केस में वर्क डन आएगा नेगेटिव। क्लियर है बच्चों? हाँ जी बच्चों, Yes, क्लियर है sir. यहाँ तक? Yes. ओके, यस। तो ये हो गया 10th पार्ट, ये अपनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वर्क डन जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है। 11th पॉइंट है बच्चे, वर्क डन क्या है? वर्क डन हीट भी नहीं या, सर। हाँ हीट भी नहीं है, वर्क डन अपना पाथ फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या है? सिर्फ इंटरनल एनर्जी है। अच्छा, जब मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट बताओ, तो आपके सामने क्या आता है कि सर उसकी प्रेशर वैल्यू ये रही, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बता देते हो आप उसका। बेटा उसमें कुछ और चीजें भी आती हैं, नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, इंटरनल एनर्जी भी आती है। एक्चुअल में ये सारी चीजें क्या हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, इंटरनल एनर्जी, ये सब के सब क्या करें? ये तो बच्चे स्टेट के फंक्शन हैं। ये सब स्टेट फंक्शंस हैं। इसमें कभी भी आपको वर्क डन या हीट नहीं दिखेगा, वो इसलिए क्योंकि वो पाथ फंक्शंस हैं। चलो खैर, ज्यादा नहीं जाना, इतना आपको याद रखना है, वर्क डन पाथ फंक्शन है। बेटा कर लो, ये नोट डाउन कर लो। सर आज क्लास लगभग कितने बजे तक होगी? आई डोंट नो कितने बजे तक होगी, आप पढ़ते रहो बस। ये नोट हो गया? Yes, sir. ओके, यस सर। शाबाश।
नाउ ये मैं आपको रिवाइज करा दिया सॉरी, ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया सारा कि क्या क्या आपने पढ़े हैं और कहाँ कहाँ से फॉर्मूले लिंक किए जा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 12। ना बच्चे फॉर्मूला नंबर 12 आएगा आपके पास। फॉर्मूले नंबर 12 पे आप हेडिंग भी डाल सकते हो पीवी डायग्राम। फॉर्मूले नंबर 12 पे आप हेडिंग डाल सकते हो पीडी डायग्राम, पीवी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, या फिर बच्चे आप इसको कह सकते हो इंडिकेटर, या फिर आप इसको कह सकते हो इंडिकेटर डायग्राम, या फिर आप कह सकते हो इंडिकेटर डायग्राम। तो बच्चे ये क्या चीज है, इसमें आप लिखोगे अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग, है तो कुछ नहीं, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है ये। अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग पॉइंट नंबर 12 भी है और ये फॉर्मूला भी है एक तरह से। अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ प्रेशर, अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम, विद वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम। बच्चे वॉल्यूम के साथ प्रेशर कैसे वेरी करता है, इस ग्राफ को हम लोग पीवी डायग्राम कहते हैं या इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। इस ग्राफ को हम लोग इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। आओ समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये बहुत तरह की शेप्स के हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है, बट हाँ आपको बस ये पता होना चाहिए कि प्रेशर और वॉल्यूम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर एंड वॉल्यूम आर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पता ही होगा आपको, ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ हमने शुरू में पढ़े थे ना बच्चे। नॉर्मली जो डायग्राम आता है, जैसे ये अपना प्रेशर है और इस एक्सिस पे बच्चे वॉल्यूम है। मान लो कि स्टार्टिंग में अपने सिस्टम की यहाँ से ये वाली वैल्यू मान लो बच्चे V1 है और यहाँ से जो प्रेशर आ रहा है दैट से दिस इज P1। तो बच्चे मान लो ये अपनी स्टेट A है, स्टेट A है P1 V1, मतलब अपना सिस्टम इस स्टेट में है। फिर क्या हुआ, सिस्टम का प्रेशर डाउन आ गया, सिस्टम का प्रेशर मान लो P1 से P2 यानी डाउन आ गया, सिस्टम का प्रेशर डाउन आ गया और सिस्टम की वॉल्यूम बढ़ गई V1 से V2, सिस्टम की वॉल्यूम बढ़ गई V1 से V2। तो बच्चे ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो ये स्टेट B पे चला गया, यहाँ प्रेशर है, मैंने उल्टा लिख दिया बच्चों। बच्चे एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, वाई एक्सिस पे प्रेशर है, तो पहले वॉल्यूम लिखा जाएगा फिर प्रेशर। ठीक है बच्चों, यहाँ आएगा पहले V1 फिर आएगा P1, यहाँ पे वॉल्यूम V2 फिर आएगा P2, लाइक दिस। तो बच्चे प्रेशर के साथ साथ जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये जो डायग्राम आपके सामने है बना हुआ, इस डायग्राम को हम लोग इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं ना बच्चे। इंडिकेटर डायग्राम से अपने काम की चीज क्या है बच्चे, इंडिकेटर डायग्राम के से अपने काम की चीज ये है, एरिया अंडर पीवी ग्राफ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अंडर द ग्राफ, वो हमें वर्क डन देता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ गिव अस वर्क डन। आओ बेटा देखते हैं, वो हमें वर्क डन देता है। तो ये आपको याद रखना है, लिख लें बच्चे आगे। तो यहाँ लिखो एरिया, सभी 12 पॉइंट का ही बता रहा हूँ, 12 पॉइंट का ही बता रहा हूँ। एरिया अंडर, मेन अपने को ये यूज करना है, एरिया अंडर पीवी डायग्राम, एरिया अंडर पीवी डायग्राम इज इक्वल टू वर्क डन, एरिया अंडर पीवी डायग्राम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। एरिया अंडर पीवी डायग्राम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। तो बच्चे वर्क डन हमें मिलता है एरिया अंडर पीवी डायग्राम से। इज इट क्लियर बच्चों? दिस इज फॉर्मूला नंबर 12, एरिया अंडर इंडिकेटर डायग्राम इज इक्वल टू वर्क डन। वैसे तो इतने ही अपने काम की चीज है, बट अगर किसी बच्चे को इसको समझना भी है तो क्या करना पड़ेगा? अरे वही पुरानी बात, हम लोग क्या करेंगे, जो इसके अंदर का एरिया इसको पतली पतली स्ट्रिप्स में यहाँ डिवाइड करेंगे। आओ फिजिकल मीनिंग समझो।
पतली पतली स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे। बच्चे एक स्ट्रिप की जो विड्थ आएगी वो डीवी के इक्वल है, क्योंकि ये वॉल्यूम एक्सिस चल रहा है। एक स्ट्रिप की जो विड्थ आएगी वो डीवी के इक्वल है। और बच्चे अगर मुझे ये एरिया निकालना है तो ये पतली सी स्ट्रिप है, इसलिए मैं ऑलमोस्ट इसको रेक्टेंगल ले सकता हूँ। वर्टिकल एक्सिस पे चल रहा है प्रेशर, तो बच्चे अगर मुझे इस स्ट्रिप का एरिया निकालना है तो इस स्ट्रिप का एरिया आएगा प्रेशर इंटू डीवी। इस स्ट्रिप का एरिया आएगा प्रेशर इंटू डीवी, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड। तो बेटा लेंथ पे आप समझो प्रेशर चल रहा है, विड्थ है डीवी। और बच्चे अगर आपको इस पूरे ग्राफ के नीचे एरिया निकालना है, एरिया अंडर द ग्राफ, तो आपको ऐसी सभी स्ट्रिप्स के एरिया को ऐड करना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एंड वी नो दैट बच्चे इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को हम लोग कहते हैं वर्क डन। तो दैट इज व्हाट आई मीन कि अगर आप एरिया कैलकुलेट करोगे ग्राफ के नीचे का तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ बच्चों? P is not constant, yes, P is not constant। देख लो बच्चे, इस स्ट्रिप का प्रेशर देखो यहां तक है, इस वाली स्ट्रिप का प्रेशर ये रहा यहां तक। अच्छा ये वाली जो स्ट्रिप है, सबसे पहली स्ट्रिप है, ये जो फर्स्ट स्ट्रिप है इसका प्रेशर ये रहा, सेकंड स्ट्रिप है उसका प्रेशर यहां पर है कहीं पे। तो प्रेशर तो वेरी हो रहा है ना स्ट्रिप बाय स्ट्रिप, प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। आया ना? यस और नो? यस। तो बच्चे खैर ये सब नहीं चाहिए हमें, ये तो एक तरह से मैं आपको जस्ट मीनिंग समझा रहा था। याद क्या रखना है, ये याद रखना है, एरिया अंडर पीवी डायग्राम विल गिव यू वर्क डन बाय द सिस्टम। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है बच्चों, यस और नो? मैथ वाले बच्चों ने तो कर भी लिया होगा। Yes, एरिया sir. एरिया वाला चैप्टर, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। समझो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग यूज करते हैं फिजिक्स में। सर अभी तक इंटीग्रेशन नहीं किया मैंने मैथ से। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, क्योंकि अपने पास तो फिजिक्स में बेसिक से इंटीग्रेशन यूज होती है और मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं। तो जिसने मेरे ये लेक्चर सुन लिए हैं, ये वैसे तो मैं फिलॉसफियां झाड़ता रहता हूं, पर फिर भी अगर 4-5 बार तो मैंने बता ही दिया होगा, उसको भी समझ आ गया होगा, चाहे आपने इंटीग्रेशन पढ़ी या नहीं पढ़ी, बेसिक सा यूज होता है। चलो ठीक है, डन। इन फॉर्मूलाज के बेसिस पर जितने फॉर्मूलेज मैंने आपको लिखवाए हैं सारे रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स, बच्चे बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे आज। तैयार हो आप सभी? एक बार फॉर्मूलेज को ध्यान से देख लो सारे, फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या आएगा बच्चे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एग्जाम में क्या आएगा बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो एक छोटी सी स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? Q इज इक्वल टू W प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये है। अब इससे वैसे मैं बोलूं डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सर हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम will be used in two ways. System will do work done, number one, and number two, system will increase its internal energy। जो आप सर हम जो हीट देंगे वो दो तरीके से यूज हो जाएगी, या तो सिस्टम वर्क डन कर लेगा और बची खुची एनर्जी या कुछ भी बचेगा उसकी उससे वो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेगा। तो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्योंकि इसका तो खाली ये स्टेटमेंट है, नथिंग एल्स। आज हम विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स ये समझेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्चुअल मतलब क्या है। तो हो जाओ, शुरू करते हैं। हाँ जी सर, जब हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपने R/N बताया सर, वो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं कि नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर होता है? मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चे, नंबर ऑफ, हाँ एवोगाड्रो नंबर कह सकते हो। इन जनरल वैसे बच्चे ये होता है R/एवोगाड्रो नंबर, इट इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बट समटाइम्स हम लोग क्या कर लेते हैं, समटाइम्स अगर सिंपल कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी दिए हुए हैं, अगर ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो भी R/N को भी K लिख लेते हैं। बट इन जनरल अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट, R/NA। ठीक है,
क्लैरिटी है सबको? हाँ, चलो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, फॉर्मूलेज को एक बार देख लो सारे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल पोर्शन। एकदम फ्रेश माइंड होके बैठ जाना। आया मैं 1 मिनट में। आओ बच्चे शुरू करते हैं। लिखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1। बच्चे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, N2 गैस है हमारे पास। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज हीटेड फ्रॉम 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज हीटेड फ्रॉम कहां से कहां? 25 डिग्री सेल्सियस से, हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस। हमने एक गैस ली, नाइट्रोजन गैस का 1 मोल लिया और उसे हीट कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस तक। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम फाइंड नंबर 1, फाइंड हीट गिवन टू द सिस्टम, मतलब कितनी हीट आपने दी कि सिस्टम का टेम्परेचर 25 से 125 हो गया, ये आपको निकालना है। नंबर 2, फाइंड आउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। एंड नंबर 3, फाइंड आउट वर्क डन बाय द सिस्टम। W बेटा याद रखना, इट इज वर्क डन बाय द सिस्टम, या बाय द गैस कह लो, क्योंकि हमारा गैस ही सिस्टम है। ये 3 चीजें अपने को निकालनी है। क्या क्या गिवन है बच्चे आपको? गिवन आपको होगा कांस्टेंट की वैल्यू, आर की वैल्यू आपको गिवन होगी बच्चे। SI यूनिट में आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये होती है बच्चे जूल पर मोल पर केल्विन। या फिर अगर आप पर मोल पर केल्विन में नहीं लगाते तो हम इसे कैलोरीज में भी लिख सकते हैं। बेटा कैलोरीज में इसकी वैल्यू 2 होती है अप्रोक्सीमेटली, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आर की वैल्यू होती है 2 कैलोरीज, जूल में नहीं लेना है हमने, कैलोरीज में लेना है अगर, तो आर की वैल्यू होती है 2 कैलोरीज पर मोल। याद रख लेना, दिस इज गिवन टू यू 2 कैलोरीज पर मोल। आओ इसका आंसर करते हैं बच्चे। सबसे पहले हमें निकालनी है Q, सबसे पहले हमें निकालना है Q, और ये ध्यान रखना कि क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे आंसर कर रहा हूं, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे पास एक फॉर्मूला है हीट निकालने का। एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट का फॉर्मूला क्या होता है? हीट का फॉर्मूला होता है बच्चे नंबर ऑफ, नंबर ऑफ NCV डेल्टा T। यस वेरी गुड, सी डेल्टा टी, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये होता है बेटा हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट निकालने का फॉर्मूला। ओके ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो बच्चे, यहाँ पे केल्विन भी हो सकता है, यहाँ पे सेल्सियस भी हो सकता है। आर की यूनिट में केल्विन भी हो सकता है और सेल्सियस भी हो सकता है। आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है बेटा, चेंज मत करना कि आप टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में लेके जा रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। जैसे गिवन है वैसे यूज करो, ठीक है, चेंज वेज मत करना, जैसे है। चाहे सेल्सियस में दिया तो सेल्सियस में चलने दो, केल्विन में दिया तो केल्विन में चलने दो, क्योंकि बच्चे टेम्परेचर अल्टीमेटली कट ही जाता है।
थर्मोडायनेमिक्स में कोई प्रॉब्लम लेने की आपको जरूरत नहीं है टेम्परेचर की यूनिट के साथ। लेट इट बी, जैसे है वैसे ही चलने देना। आओ बच्चे आगे चलते हैं। तो हम लोग वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? क्या आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है? हाँ जी, हाँ जी, हमें 1 मोल पता है। तो Yes, बेटा sir, एन की one. वैल्यू आपको पता है, गिव 1 है। ओके बच्चे, चेंज इन टेम्परेचर, क्या आपको डेल्टा टी की वैल्यू पता है? हाँ जी, 125, Sir, 25 Sir, चेंज, -2 sir, 100. 100 100 का चेंज आया बच्चे। तो चेंज इन टेम्परेचर है 100। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या आपको सीवी की वैल्यू पता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट, नहीं Zero. पता? नहीं नहीं, जीरो क्यों? अरे क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, जीरो कैसे हो सकती है बच्चे? स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है हमारे पास F/2 इंटू आर, आया ना? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से निकाल सकते हैं हम लोग, कल ही सिखाया है। गैस देखो कौन सी है बच्चे, गैस कौन सी है? डायटोमिक गैस है, Diatomic डायटोमिक गैस। 5. तो बच्चे फॉर N2 गैस, Your screen is paused. बेटा 2 मिनट रुकना, लेट मी ट्राई, कुछ करते हैं। लाइट चली गई है। मेरी आवाज आ रही है सबको? लाइट चली गई है। Yes, sir. Yes. Yes, पढ़ना नहीं चाहते लग रहा है। तो वेट अ मिनट, इसकी टॉर्च स्विच ऑन करके देखते हैं। अब बताओ, आपको विजिबल है? yes, बोर्ड Yes. विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो ठीक है बच्चे। तो हम लोग बात कर रहे थे नाइट्रोजन गैस की। बच्चे नाइट्रोजन गैस के लिए, ये तो डायटोमिक गैस है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? और नाइट्रोजन गैस विच इज डायटोमिक गैस, और डायटोमिक गैस है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी बच्चे 5। तो सीबी की वैल्यू हमारे पास आएगी 5/2 इंटू आर, और आर की वैल्यू हम लोग 2 कैलोरीज पर मोल ले लेते हैं। आर की वैल्यू 2 कैलोरीज पर मोल ले लेते हैं। तो बच्चे सीबी की वैल्यू आएगी 5/2, आर की वैल्यू हमने 2 ले ली, 2 से 2 कट गया, तो बच्चे सीबी की वैल्यू आ गई 5। इज इट क्लियर बच्चों, यहां तक क्लियर है? सर लेकिन ऐसे यूनिट्स में Yes, फर्क sir. तो नहीं पड़ेगा सर, Yes, अगर हम sir. कैलोरीज या उसमें लेते हैं? यूनिट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे। आपका फाइनल हीट जो है, अगर आप ये वाली वैल्यू डालते हो तो आपके हीट की वैल्यू जूल्स में आएगी। अगर आप आर की ये वाली वैल्यू यूज करते हो तो आपकी हीट की वैल्यू कैलोरीज में आएगी, और कोई नया ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? Yes, sir. तो सीबी की सबकी वैल्यूज पता है। उसके बाद ये सारी वैल्यूज बच्चे पुट कर दो, ये सारी वैल्यूज अपने को पता है। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास आएगी नंबर ऑफ मोल्स 1, सीबी की वैल्यू 5, और चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू 100। तो बच्चे आंसर आएगा 500 कैलोरीज, आंसर आएगा 500 कैलोरीज। ठीक है, yes, इज sir. इट क्लियर? Yes, अच्छा, sir. साइन कन्वेंशन देखते हैं, साइन कन्वेंशन देखते हैं। बच्चे जो आपका आंसर निकल के आया, क्या वो आंसर पॉजिटिव आया है? क्या वो आंसर प्लस में निकल के आया? वो अपने आप ही पॉजिटिव आ गया आंसर। आंसर पॉजिटिव आने का मतलब है सिस्टम को हीट दी गई है, हीट गिवन टू द सिस्टम। पॉजिटिव मींस हीट इज गिवन टू द सिस्टम। अगर यही चीज नेगेटिव आती, हीट इज गिवन टू गैस, गैस को हीट दी गई है, इसलिए क्यू की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आ रही है। अदरवाइज Sir, the screen is paused and you are not audible. नाउ सी, आई होप इट इज नाउ ऑडिबल। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चे मैं कह रहा था कि क्यू हो गया आपके पास 500 कैलोरीज आ गया आंसर,
इट मींस हीट इज गिवन टू द गैस। यहां तक नोट कर लो, हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, क्यू की वैल्यू हमने निकाल ली। अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है। यहां तक हो गया बच्चे सबका? Yes, sir. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब हमें डेल्टा यू निकालना है बच्चे, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू का भी हमारे पास फॉर्मूला है, डेल्टा यू का भी हमारे पास फॉर्मूला है। मैंने क्या कहा था बेटा, डेल्टा यू का फॉर्मूला ये होता है, देखो RT NF/2 R delta T। F/2 इंटू आर इंटू डेल्टा टी, ये था अपने पास NF/2 R इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है बच्चे। F/2 इंटू आर, F/2 इंटू आर, क्या ये CV के इक्वल नहीं है? इट इज इक्वल टू CV। F/2 इंटू आर को CV कहते हैं। तो बेटा डेल्टा यू का फॉर्मूला बन गया N इंटू CV इंटू डेल्टा टी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का ये फॉर्मूला बन गया बच्चे। N की वैल्यू आपको पता है 1 है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आप निकाल चुके हो 5, और टेम्परेचर में जो सर चेंज ये आ रहा तो है वो है सेम ही बन 100। गया। सेम बनने दो, कोई बात नहीं। तो डेल्टा यू का आंसर भी 100 आ रहा है बेटा। डेल्टा यू की वैल्यू भी 500 ही आ रही है, ये भी कैलोरीज में होती है, नो प्रॉब्लम। ये सारी यूनिट्स इनकी कैलोरीज होती हैं, हीट की भी इसकी भी। 500 कैलोरीज, डेल्टा यू की वैल्यू 500 कैलोरीज। यहां तक ठीक है बच्चे, सबको समझ आ गया? ओके, डेल्टा यू, हाँ जी कुछ पूछना चाहते हो बेटा? अब क्या याद रखना है, मैं बताता हूं आपको क्या याद रखना है बच्चे। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो जितनी हीट आप सिस्टम को दोगे वो सारी की सारी हीट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में यूज हो जाएगी। बेटा इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है हमारा, पॉजिटिव मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। आई रिपीट, कॉन्सेप्ट को समझो। न्यूमेरिकल तो मैं करा ही रहा हूं, बट मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितनी हीट आप सिस्टम को दोगे, जितनी भी हीट आप सिस्टम को दोगे, वो सारी की सारी हीट सिस्टम किस काम में लगा देगा? अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में लगा देगा। इफ यू आर प्रोवाइडिंग 500 So work जूल done ऑफ zero? हीट, यस यू आर राइट, वेरी गुड, वर्क डन होगा इस केस में 0, शाबाश। तो बच्चे वर्क डन होगा ही नहीं, वर्क डन होना ही नहीं है। जब आपने जितनी हीट दी 500 जूल की, 500 कैलोरीज की आपने हीट दी सिस्टम को, और सिस्टम ने सारी की सारी हीट अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में लगा दी, तो वर्क डन थोड़ी ना करेगा सिस्टम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? Yes, sir. तो अब बच्चे सिस्टम कोई भी वर्क डन नहीं करेगा। अच्छा, मैथमेटिकली निकाल भी सकते हैं। नंबर 3 हमें वर्क डन चाहिए, वैसे आप समझ गए, बट अब हम लोग लगाएंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चे हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हीट गिवन है, यहां से वर्क डन निकलेगा Q माइनस डेल्टा यू। तो हमने कहा बच्चे Q है 500 कैलोरीज, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 500 कैलोरीज, तो वर्क डन आएगा 0 जूल कह लो या 0 कैलोरीज कह लो, वट आपकी मर्जी है। तो बच्चे तो ये अपने पास आया वर्क डन, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे सिस्टम वर्क करता ही नहीं है। अरे बच्चे याद ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर वर्क डन बाय सिस्टम का फॉर्मूला होता है P इंटू डी इंटीग्रेशन के साथ, यही तो होता है, मतलब P इंटू डी होता है। अब जब dV मतलब चेंज इन वॉल्यूम, हम कह रहे हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब ये चेंज ही नहीं आ रहा तो वर्क डन कहां से आएगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाँ या ना? Yes, sir. तो बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐसा होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए आप सिस्टम को जितनी हीट प्रोवाइड करोगे, सिस्टम सारी की सारी हीट अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में लगा देगा।
वर्क डन नहीं करेगा वो वाला सिस्टम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 आता है। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा इसको उतार लो। सर क्योंकि सर पिस्टन मूव ही नहीं करेगा ना, इसलिए वर्क डन 0 हो यस जाएगा। यस यस, वॉल्यूम फिक्स कर दी ना हमने क्या कर रखा है, पिस्टन को हिलने ही नहीं दे रहे। बच्चे यहाँ पर अपना देखो, फिजिकली समझो, ये अपनी पिस्टन फिक्स है, ये नहीं हिल सकती। हमने बाहर से इसको सप्लाई की हीट, क्यों दिया हमने इसको बाहर से। अब जितनी एनर्जी आपने यहाँ पे न्यूमेरिकल कह रहा है आपने 500 जूल, जूल मान लो या कैलोरीज मान लो, न्यूमेरिकल ने हमने बोला 500 कैलोरीज की आपने इसको हीट दी। तो बच्चे ये हीट सारी की सारी इस सिस्टम के जितनी इंटरनल एनर्जी है वो 500 कैलोरीज अमाउंट से बढ़ जाएगी। लेकिन उसका सारी की सारी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई सिस्टम की, लेकिन यहाँ जो वर्क डन करना था इसको एक्सपैंड होने के लिए गैस ने, वो तो हुआ ही नहीं। क्योंकि अगर गैस एक्सपैंड हो गई तो फिर बच्चे वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, पर हम कह रहे हैं कि हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखी हुई है, मतलब ये पिस्टन हिल नहीं सकती, तो इसलिए इस केस में वर्क डन हुआ ही नहीं। पर एनर्जी ऊपर से कंजर्व्ड क्वांटिटी है, एनर्जी इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। अगर आपने 500 जूल या 500 कैलोरीज की एनर्जी सप्लाई की है तो वो कहीं ना कहीं तो दिखनी चाहिए ना हमें। तो बच्चे जो भी आपने 500 कैलोरी की एनर्जी प्रोवाइड की है वो उसकी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में नजर आ रही है हमें। तो गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, मतलब कि गैस का टेम्परेचर बढ़ गया बच्चे, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है, मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आओ मैं आपको जनरल सी बात बताता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने आंसर करना है बिल्कुल नॉर्मल भाषा में, कोई फिजिक्स नहीं कोई कुछ नहीं, फिर लगाएंगे फिजिक्स उसमें अलग से। मैंने आपको बोला एक वेसल लो, उसमें पानी लो, उसको बंद कर दो अच्छे से, ढक्कन लगा दो उसके ऊपर और उसको हीट करो गैस के ऊपर, क्या होगा? हम बोलेंगे पानी गर्म हो जाएगा, यस और नो, यही होगा ना? Yes, sir. यस सर। हम बोले पानी गर्म हो गया, तो बच्चे ये कभी नहीं कहना कि वाटर ने हीट ले ली, नो नो नो। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हीट इज टेकन बाय द गैस, दिस इज मीनिंगलेस स्टेटमेंट। हीट इज टेकन बाय द गैस, गैस ने हीट ले ली, ये मीनिंगलेस स्टेटमेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है, गैस हीट लेती नहीं है। बट बच्चे अगर आप गैस को हीट ट्रांसफर करने करोगे तो गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे आपने पानी रखा गर्म करने के लिए, पानी गर्म हो जाएगा यानी उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि गैस के पास हीट आ गई या हमारे वाटर के पास हीट आ गई, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो बस लेमैन लैंग्वेज है, ऐसे बोलते रहते हैं। तो चलो ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अगला न्यूमेरिकल करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2, ये आप खुद करेंगे, मैं नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो बच्चे यहां पे मैंने गैस को चेंज कर दिया, इस बार मैंने गैस को चेंज कर दिया बच्चे। मान लो मैंने नियॉन गैस ले ली, नियॉन, नियॉन गैस ये मोनो एटॉमिक गैस है, याद रखना बच्चे, नियॉन गैस मोनो एटॉमिक गैस है। तो आपने 1 मोल ऑफ नियॉन गैस लिया, उसको हीट किया, सेम वही 25 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस तक। और इस बार आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, इस बार बच्चे आपका प्रेशर कांस्टेंट है, आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है, एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ आपको वही चीजें निकालनी है। फाइंड नंबर 1 हीट गिवन टू द सिस्टम, नंबर 2 वर्क डन बाय द सिस्टम, नंबर 3 चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। निकालो बच्चे, कर लोगे, ट्राई करोगे, करो करो। Yes, यस sir. सर।
Sir, Q is equals to plus 500 calorie. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्यू का आंसर, क्यू का सेम आएगा आंसर, 500 कैलोरीज आएगा। ठीक है, क्यू का आंसर 500 कैलोरीज आएगा। बढ़िया। पहले आपने क्यू निकालना है, फिर आप बच्चे इंटरनल एनर्जी चेंज निकालोगे, लास्ट में निकालोगे वर्क डन। वर्क डन निकालना है तो आप थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ यूज करोगे। बाकी हीट का अलग से फॉर्मूला है, चेंज इन इंटरनल का अलग से फॉर्मूला, वैसे वर्क डन का भी है। Sir, delta U is equals to plus 300 calorie. 300. शाबाश, डेल्टा यू की वैल्यू 300 कैलोरीज आ रही है। तो बच्चे अगर 500 में से 300, 500 कैलोरी में से 300 कैलोरीज इंटरनल एनर्जी ने यूज कर लिया खुद को इंक्रीज करने के लिए, तो फिर वर्क डन कितना आएगा? समझ गए होंगे आप। सर 200 कैल Sir, वर्क डन आएगा 200 कैलोरीज। शाबाश। 200 calorie. अच्छा, अब यहाँ पे फिर से क्या समझना है, कॉन्सेप्ट ये समझना है कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि जितनी हीट आप सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी यूज करेगा। ये डिपेंड करता है कि अगर आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वट एवर हीट यू आर प्रोवाइडिंग that is taken by the gas, basically it is not correct statement, sorry, whatever heat you are providing, gas will increase its internal energy, work done will be zero अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो। बट इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो बच्चे गैस एक्सपैंड भी हो जाएगी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो गैस एक्सपैंड होगी, मतलब गैस कुछ ना कुछ वर्क डन करेगी। और वर्क डन किस एक्सपेंस पे करेगी? इन ऑर्डर टू डू सम वर्क वी नीड एनर्जी। अगर गैस को वर्क डन करना है एक्सपैंड होने के लिए तो उसको एनर्जी चाहिए। तो बच्चे जो हीट एनर्जी आप बाहर से दे रहे हो, वही हीट एनर्जी का कुछ पार्ट वो यूज करेगी वर्क डन करने के लिए अंडर कांस्टेंट प्रेशर। तो आओ इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं जिसका नहीं हुआ बच्चे। तो बेटा वही पुरानी कहानी है अपने पास आंसर में। हीट का फॉर्मूला इस बार कांस्टेंट प्रेशर है तो फॉर्मूला सीपी वाला लगेगा, एन इंटू सीपी इंटू डेल्टा टी। और बच्चे सीपी के लिए अपने पास अलग से फॉर्मूला है। सीपी कैसे निकालते हैं? सीपी निकालते हैं सीवी में हमें आर ऐड करना है। सीपी कैसे निकलता है बच्चे? सर F2 by 1 plus R। एक ही बात है बच्चे। सीवी होता है हमारे पास F/2 इंटू आर प्लस आर। यहाँ से आर कॉमन ले लें, या तो आप डायरेक्ट यूज कर लो F/2 प्लस 1 इंटू आर, या फिर आप सीवी निकाल के उसमें आर ऐड कर दो, वन एंड सेम थिंग ना बच्चे। ये डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, वरना जो आपको सीवी का फॉर्मूला पता है उसमें आर ऐड कर दो तो आपको सीपी मिल जाएगा। या फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास, एन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 और चेंज इन टेम्परेचर भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 100। बच्चे डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए एफ की वैल्यू क्या रहती है? 3, क्योंकि गैस अपनी मोनोएटॉमिक है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए एफ की वैल्यू 3 है, तो 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 इंटू आर। आर की वैल्यू बच्चे 2 होती है। आर की वैल्यू है 2 कैलोरीज पर मोल। आर की वैल्यूज है 2 कैलोरीज पर मोल। तो 3 प्लस 2 5/2, 2 इंटू 2, 2 कट गया तो आंसर आएगा बच्चे 5। सीपी की वैल्यू आएगी 5। ना बच्चे 5 आ गई, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो क्यू का जो आपके पास आंसर आएगा, क्यू का जो आंसर है दैट इज 1 इंटू 5 इंटू 100, दैट इज 500 कैलोरीज। तो क्यू का आंसर हमें मिल गया 500 कैलोरीज। बच्चे क्यू मिल गया, अगला स्टेप है चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इनटू, यहाँ पर क्या आता था याद है आपको? यहाँ पर तो सीवी आता है ना बच्चे, सीवी इंटू डेल्टा टी। यहाँ नहीं चेंज होगा, ये मत सोचना कि यहाँ पर सीपी लिखेंगे अगर कांस्टेंट प्रेशर चल रहा है। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। सीवी आएगा, क्योंकि बच्चे सीवी हमने ऐसे क्यों लिखा था? क्योंकि हमने बेसिक फॉर्मूला किया था बच्चे, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी हाफ kT, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी हाफ kT, 1 मोल के लिए Na इंटू हाफ kT। और नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर F है तो F के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर से अगर जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसके साथ।
फिर बच्चे यहाँ पर एन ए इंटू के, हमने कहा ये बन गया एन इंटू एफ बाई टू इंटू आर इंटू टी। तो एफ बाई टू इंटू आर, एफ बाई टू इंटू आर तो अपना सीवी होता है, सीपी थोड़ी होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फॉर्मूले में, इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूले में हमेशा सीवी आएगा, चाहे प्रेशर कांस्टेंट क्यों ना हो। इज इट क्लियर बच्चों? हाँ या ना? यस सर। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो डेल्टा यू की जो वैल्यू आएगी दैट इज एन इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी, वही अपना पुराना फॉर्मूला। सीवी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। नहीं बच्चे, सीवी की वैल्यू, हाँ सीवी की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे, सीवी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बच्चे। सीवी की वैल्यू आएगी एफ बाई टू इंटू आर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने पास 3 है और आर की वैल्यू अपने पास 2 है, तो बच्चे सीवी की वैल्यू आएगी 3। तो डेल्टा यू अपने पास आएगा, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू है 1 और चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू है 100। तो 1 इंटू 3 इंटू 100, तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया दैट इज 300 कैलोरीज। ठीक है बच्चे, डन यहां तक सबका, है ना? क्लियर है सबको? ओके, Yes, sir. शाबाश। एंड फाइनली वर्क डन आप फर्स्ट लॉ से निकाल सकते हो बच्चे। फर्स्ट लॉ लगाओगे W इज इक्वल टू जितनी हीट आपने सप्लाई की उसमें से इंटरनल एनर्जी कितनी यूज होगी, बची कुची जाएगी वर्क डन के पास। तो सप्लाई हमने 500 दी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी 300 अमाउंट से, तो वर्क डन हुआ 200 कैलोरीज का। एक्सपेंशन नहीं होगा। तो बच्चे ये है हमारे पास, दिस इज हाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको खाली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अकेला एक फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, अपने को लिंक करने पड़ेंगे सारे फॉर्मूले। चलो ठीक है, सबका हो गया यहाँ पर, यहाँ तक हो गया सबका? कोई डाउट? No, नो sir. सर। ओके, अगला क्वेश्चन आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो थर्ड क्वेश्चन अपने पास। थर्ड क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट लिया हुआ है। हाँ टेम्परेचर बच्चे कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये अपने को गिवन है। इस बार टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। वैसे ही आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब कांस्टेंट, टेम्परेचर सॉरी। तो आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। नाउ बच्चे टेम्परेचर अपने को कांस्टेंट है इन आइसोथर्मल प्रोसेस। क्वेश्चन ये है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस 50 joules of heat is given to an ideal gas. 50 joules of heat is given to an ideal gas. Ideal gas को हमने 50 जूल हीट दी। फाइंड, आपको क्या निकालना है बच्चे? नंबर 1 फाइंड W वर्क डन, नंबर 2 चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इस बार अपने पास गैस जो है रियल गैस नहीं है, गैस अपने पास आइडियल गैस है। अब बच्चे यहाँ पर एक चीज आपको नोट करके चलनी है, मतलब क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है तो कुछ चीजें रहती हैं साथ में। आपको याद होगा बच्चे जब मैंने आपको इंटरनल एनर्जी के बारे में बताया था, यहाँ नोट करो, अपने को पता है इंटरनल एनर्जी क्या है? समीशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स
मतलब गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी का टोटल प्लस समीशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, ये होती है अपने पास इंटरनल एनर्जी। ना बच्चे मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, जिसको याद होगा जरूर। यस सर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है इंटरेक्शन पे। पोटेंशियल वाइब्रेशन। एनर्जी डिपेंड्स ऑन इंटरेक्शन, मतलब पार्टिकल्स में आपस में कोई फोर्स वो लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं या नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी उस चीज पे डिपेंड करती है। बच्चे आइडियल गैस के लिए, अगर अपने पास आइडियल गैस हो, ये अलग से बनाना आपने, फॉर आइडियल गैस हम लोग कहते हैं इंटरेक्शन तो होती नहीं है, इंटरेक्शन तो एब्सेंट है, इंटरेक्शन इज एब्सेंट। आपको पता होगा ना आइडियल गैस में इंटरेक्शन नहीं होती। अगर बच्चे इंटरेक्शन नहीं होती तो पोटेंशियल एनर्जी तो खत्म। तो आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी दैट विल बी जीरो। जब बच्चे इंटरेक्शन ही नहीं है, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ही नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, हाँ या ना, यस और नो? सर इसमें इंटरेक्शन होती नहीं सर, मतलब आइडियल गैस में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ो बच्चे, आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज पढ़ो। अगेन आई एम रिपीटिंग, आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज पढ़ो। आइडियल गैस एक ऐसी गैस होती है जिसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस एब्सेंट होती हैं, जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को फॉलो करती हैं। ये डेफिनेशन आपको पढ़नी पड़ेगी बच्चों, यस और नो? बताया था ना मैंने, आइडियल गैस में इंटरेक्शन नहीं होती बच्चे, मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं करते। किसको याद है? याद होना चाहिए आपको। Yes. इंटरेक्शन होती ही नहीं है बच्चे, आइडियल गैस में इंटरेक्शन नहीं होती, तो ये पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई। यानी कि व्हाट कैन आई से, ये सारा नोट में चल रहा है, अलग से डब्बा बना लेना, ये सारा नोट में चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको पिक करने होते हैं ना बच्चे। इंटरनल एनर्जी मैंने बताया ये होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक टेम्परेचर की वजह से होती है, पोटेंशियल इंटरेक्शन की वजह से होती है। बट अगर आइडियल गैस ले ली जाए तो इंटरेक्शन तो होती नहीं है उसमें, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं बेटा, इट मीन्स दैट, इसके बाद इट मीन्स दैट internal energy, it means that internal energy of ideal gas, internal energy of ideal gas is purely kinetic. Internal energy of ideal gas is purely kinetic, है ना बच्चे? इंटरनल एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी आएगी, पोटेंशियल तो है ही नहीं अगर आइडियल गैस है तो। इज इट क्लियर बच्चों, है या ना? Yes, sir. Yes, sir. दैट इज, इसका मतलब क्या है? दैट इज internal energy of ideal gas, that is internal energy of ideal gas is a function of temperature, is a function of temperature only। बच्चे आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, मतलब U जो है दैट इज एफ ऑफ टी। अब यहाँ पे F क्या है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, T यहाँ पे बड़े वाला आएगा, क्योंकि बच्चे वो काइनेटिक एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी प्योरली काइनेटिक नेचर की है और काइनेटिक टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो हम लोग कह सकते हैं आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी फंक्शन है टेम्परेचर का, यस और नो? Yes, हाँ जी sir. बच्चों, तो यू हैव टू मेक अ नोट एंड लर्न दिस कॉन्सेप्ट, रट्टा मार लो, समझना है समझ लो। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है। ऐसा नहीं है कि आइडियल गैस सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है, वैसे और भी फंक्शन होती है वो, लेकिन सिर्फ आइडियल गैस के लिए वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। अदरवाइज और भी फैक्टर्स पे इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है। वैसे बच्चे आइडियल गैस टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होती है इन जनरल। इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट, इफ इट इज नॉट आइडियल सर गैस क्या? एनी अदर गैस। इन जनरल, यस सर। इन जनरल अगर आइडियल गैस नहीं है, कोई और गैस है जो आइडियल ना हो,
तो बच्चे इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों का फंक्शन होती है, मतलब वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है, बट इन केस ऑफ आइडियल गैस वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। वैसे अगर आप लिखना चाहें कि ये और किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन बच्चे वॉल्यूम, क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी टर्म है ना, इंटरएक्शन, आप इसको ये भी कह सकते हो डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑल्सो। वो तो इंटरएक्शन ही नहीं है, इसलिए ये सारी चीज जीरो हो गई, वरना तो आइडियल गैस टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होती है इन जनरल, इंटरनल एनर्जी जो है। हाँ जी बच्चे, मेरी ये बात समझ गए आप सारे? यस नो बोलो। Yes, sir. ओके। सर ये जो आपने वॉल्यूम और उसका बताया है सर इंटरेक्शन, वो इंटरनल एनर्जी के लिए बताया ना? हाँ, इंटरनल एनर्जी का फंक्शन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ बच्चे, पहले भी बता चुका हूँ ये चीजें, बहुत पहले भी बता चुका हूँ। जिस दिन मैंने इंटरनल एनर्जी कराया था उस दिन ये सारी चीजें कराई थी, बट नाउ अब मैं आपको अप्लाई करने की कोशिश करवा रहा हूँ कि उस चीजों को अप्लाई कैसे करना होता है। चलो ये आपने लिख लिया होगा अपने नोट में, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। तो बच्चे अपना टेम्परेचर रखा हुआ है हमने कांस्टेंट, तो बेटा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप यहाँ से क्या समझे, क्या समझे बच्चों? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या समझे? सर इंटरनल एनर्जी जीरो। इंटरनल एनर्जी में चेंज जो आएगा वो जीरो होगा, क्योंकि बच्चे टेम्परेचर का ही फंक्शन होता है आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है, तो क्या इसका आंसर जीरो नहीं है? समझो इस चीज को। जब इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे आएगा, जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट है और टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी, तो उसका चेंज तो हो नहीं रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा जीरो। देखो डायरेक्ट आंसर, हाँ या ना? समझ गए मेरी बात? Yes, sir. यस सर। तो बच्चे क्या लिखोगे आंसर में? पहले तो डेल्टा यू का ही आंसर लिख लेते हैं। आओ आंसर लिखते हैं। तो आप लिखोगे फॉर आइडियल गैस, आंसर में लिखोगे फॉर आइडियल गैस internal energy is a function of temperature as temperature is constant, as temperature is constant, therefore internal energy is constant, and बच्चे if internal energy is constant then change in internal energy will be zero। लो अपना एक आंसर खत्म। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है सबको? एक आंसर हमारा खत्म। इंटरनल एनर्जी में चेंज जो आएगा वो जीरो आएगा। बचा क्या? वर्क डन बचा। बचा बच्चे वर्क डन, ठीक है। अच्छा ऐसे नहीं निकालना, और करके, और करके तो आप डेल्टा यू का फॉर्मूला लगा दो बच्चे। डेल्टा यू का फॉर्मूला एन इंटू सी बी इंटू डेल्टा टी। जब डेल्टा टी ही जीरो है, एज डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, तो देयर पर बच्चे डेल्टा यू भी जीरो हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं आपको कुछ समझाना सर चाह रहा वन था लाइन ये आंसर हो concept। जाएगा ये तो। हाँ वन लाइन ही है, बस ऐसे रीजन देना होता है जैसे मैंने लिखा है। दीज आर कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। डेल्टा यू का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज एन इंटू सी बी इंटू डेल्टा टी, वी नो दैट, ये फॉर्मूला होता है। तो बच्चे अगर टेम्परेचर में चेंज ही नहीं आ रहा तो डेल्टा यू की वैल्यू जीरो। और अगर टेम्परेचर में थोड़ा चेंज आ रहा होता, टेम्परेचर में थोड़ा चेंज आ रहा होता, यहाँ सीवी की कुछ वैल्यू होती है, ऐसी बात नहीं है, बट क्योंकि टेम्परेचर ही चेंज में जीरो हो गया इस केस में, तो इसलिए हमने कहा ये कहानी है सारी। चलो बच्चे, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, मैं क्या समझा रहा हूँ, है ना? समझ आ गया? Yes, sir. लिख लिया? अब आते हैं बच्चे दूसरे पार्ट पे, डब्ल्यू निकालना हमने, वर्क डन। अब हम निकालेंगे वर्क डन, डब्ल्यू निकालते हैं। तो बच्चे फर्स्ट लॉ लगा के डब्ल्यू निकाल लो। हीट गिवन हमें पता है, यूजिंग फर्स्ट लॉ, यूजिंग फर्स्ट लॉ
हमें पता है जितनी हीट हम सिस्टम को देंगे वो वर्क डन और इंटरनल एनर्जी में चेंज लेके आएगी। अब बच्चे यहाँ से हमें W चाहिए, W इज Q माइनस डेल्टा U। बच्चे इस बार डेल्टा U की वैल्यू तो 0 है, तो अपने पास W किसके इक्वल आ गया, W Q के इक्वल आ गया। यानी कि बच्चे वर्क डन कितना होगा, Q हमें गिवन है क्वेश्चन में 50 जूल्स, 50 जूल हीट दी सिस्टम को, तो बच्चे W का आंसर आया 50 जूल्स। पॉजिटिव आ रहा है वो आप समझ गए, पॉजिटिव का मतलब है वर्क डन बाय द गैस। अब इंटरेस्टिंग कहानी सुनो, इंटरेस्टिंग कहानी सुनो बच्चे, जितनी हीट आप सप्लाई कर रहे हो वो सारी की सारी हीट सिस्टम ने क्या किया, वर्क डन में लगा दी। ओहो Work done। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही है बेटा। सबसे पहले हमने कहा कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो जितनी हीट आप सप्लाई करोगे वो सारी इंटरनल एनर्जी ले जाएगी, वर्क डन नहीं होगा। पहला केस, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितनी हीट आप सप्लाई करोगे वो सारी इंटरनल एनर्जी ले जाएगी, वर्क डन 0। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जितनी हीट आप सप्लाई करोगे वहां सारा का सारा हीट वर्क डन में यूज हो जाएगा और इंटरनल एनर्जी 0। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो दोनों में कुछ कुछ हिस्सा बट जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? सिचुएशन माइंड में बन रही है या नहीं बननी चाहिए? क्या कह रहा हूं बेटा मैं, समझ आ रही है मेरी बातें आपको? Yes sir। Yes, sir. Yes, sir. अगर तो बच्चे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जितनी हीट आप सप्लाई करोगे वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को मिलेगी। नंबर 1 पॉइंट, वर्क डन 0। अगर बच्चे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जितनी हीट आप सप्लाई करोगे वो सारी हीट वर्क डन ले जाएगा, इंटरनल एनर्जी नहीं, उल्टा होगी कहानी। और तीसरा है, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है तो कुछ पार्ट, तो कुछ हाफ हाफ या कुछ कुछ पोर्शन जो है कुछ वर्क डन होगा, कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट सर है क्योंकि तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा ना। हाँ जी, हाँ जी। वॉल्यूम यार बेटा नहीं नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हो। वॉल्यूम नहीं में सर, चेंज सर अगर सर आएगा, सर मींस मैं कह इंटरनल रहा हूँ एनर्जी अगर सर चेंज ही नहीं होगी, टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं होगा सर उसका, तो इसके लिए वर्क डन में यूज हो जाएगी सारी। रुक जाओ रुक जाओ, 3 चीजें मैंने बोली। अगर तो बच्चे वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी ले जाएगी, वर्क डन नहीं होगा। अगर बच्चे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सारी की सारी हीट वर्क डन में यूज हो जाएगी। और अगर बच्चे प्रेशर यस सर। कांस्टेंट है, अगर बच्चे प्रेशर कांस्टेंट है तो हीट का कुछ पोर्शन वर्क डन में और कुछ पोर्शन इंटरनल एनर्जी में, ये समझा रहा हूं मैं। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। सबको क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, कर लो इसको, नोट कर लो बेटे, यहाँ तक हो गया। डन हो गया सबका यहाँ तक? हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अपने पास प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का डायग्राम दिया हुआ है, पीवी डायग्राम, इसे इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम गिवन है। मान लो अपने पास यहाँ से सिस्टम ए से गैस एक्सपैंड होकर सिस्टम बी पे चलेगी, एक्सपैंड हुई है ना, एक्सपैंड हुई है। देखो यहाँ वॉल्यूम V1 थी, अब वॉल्यूम इंक्रीज हो चुकी है, अब वॉल्यूम V2 होगी। वॉल्यूम थी V1 और इंक्रीज होके होगी V2। और प्रेशर भी, इस बार तो प्रेशर भी बच्चे, प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। यहाँ पर प्रेशर था P1, चलो ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो प्रेशर भी बढ़ गया। बच्चे आपको क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम, जो आपको गिवन है दैट इज गिवन इन वॉल्यूम, वॉल्यूम जो आपको गिवन है दैट इज गिवन इन लीटर्स, वॉल्यूम आपको लीटर्स में गिवन है। और जो प्रेशर आपको गिवन है, प्रेशर जो आपको गिवन है दैट इज गिवन इन एटमॉस्फेरिक, प्रेशर आपको गिवन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM में गिवन है।
तो बच्चे अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट बनेगी एटमॉस्फेरिक लीटर। प्रेशर और यूनिट की बनेगी एटमॉस्फेरिक लीटर। ये अपना कहीं साइड में नोट कर लो। अगर बच्चे प्रेशर एटमॉस्फेरिक में है एटीएम में और अपनी वॉल्यूम लीटर्स में है तो एटमॉस्फेरिक इनटू लीटर, 1 एटमॉस्फेरिक लीटर इज इक्वल टू 101 जूल होता है। ये याद रखना, यूनिट कन्वर्जन कई बार यूज हो जाता है। अगर प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक में है और वॉल्यूम लीटर्स में है तो 1 एटमॉस्फेरिक लीटर आएगा इज इक्वल टू 101 जूल। क्योंकि बच्चे प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क डन मिलता है ना, तो 1 एटमॉस्फेरिक लीटर इज इक्वल टू 101 जूल, ये याद रखना। खैर अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें बच्चे ये क्वेश्चन दे रखा है, आओ देखते हैं कैसे निकालेंगे। मान लो कि बच्चे अपना ये वाला जो प्रेशर है ये 2 एटमॉस्फेरिक है और ये जो अपने को प्रेशर दिया हुआ है ये 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और बच्चे मान लो कि ये जो वॉल्यूम दी हुई है ये अपने पास 1 लीटर वॉल्यूम है और ये जो अपने को वॉल्यूम दी हुई है ये अपने पास 2 लीटर वॉल्यूम है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड, क्वेश्चन है बच्चे फाइंड नंबर 1 वर्क डन। बेटा वर्क डन निकालो कितना है, एंड नंबर 2 वर्क डन कितना हुआ, एक तो ये निकालना है, एंड बेटा नंबर 2 अपने को निकालनी है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड नंबर 3 अपने को निकालना है कितनी हीट सप्लाई की गई है। तो बेटा ये क्वेश्चन है, इसको करो। ये है अपने पास, इसको करो बेटा। और इसमें आपको एक चीज और गिवन है, इस पूरे सिस्टम में यहां से यहां तक जब सिस्टम गया तो उसकी ये नहीं निकालना है, इंटरनल एनर्जी में चेंज आपको गिवन है बच्चे। इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है सिस्टम ए से बी तक जाने के लिए, तो जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है दैट इज गिवन 200 जूल, आपको ऐसे करके चेंज गिवन है। तो ये आपको गिवन है बच्चे, ये आपको निकालना है। गिवन है आपको कि इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया जब सिस्टम ए से बी में चला गया, तो बच्चे 200 जूल का चेंज आ रहा है। When system is going from A to B, then change in internal energy is 200 joule, that is given to you. Find out work done and heat, ये निकालना है। करो बेटा ये काम करो, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। लगेगा फॉर्मूला एरिया अंडर पीवी डायग्राम, एरिया अंडर पीवी डायग्राम आपको मिल जाएगा वर्क डन, और वर्क डन मिल गया, इंटरनल एनर्जी आपको गिवन है क्वेश्चन में, आप हीट कैलकुलेट कर पाएंगे तो 2 आएगा वर्क डन। सर वर्क डन 606 जूल आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वर्क डन आना चाहिए 606 जूल। और हीट कितनी आएगी बच्चे? अब करके रखो, मैं आता हूँ 1 मिनट में। 806 जूल। हाँ जी हाँ जी। शाबाश बेटा, सॉल्व करते हैं इसको, जिससे नहीं हुआ मैं करवा देता हूँ। मेरा मार्कर कहाँ चला गया? हाँ जी बच्चे आ जाओ वापस। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। आंसर यहाँ से शुरू कर रहे हैं बेटा।
वर्क डन जो होता है दैट इज एरिया अंडर, वर्क डन होता है एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। पीवी ग्राफ का जो एरिया होता है दैट इज वर्क डन, यही मैंने आपको बताया था। अब बच्चे अगर मैं ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लूं, कौन से वाला, ये वाला एरिया, अगर हम ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लें तो अपनी बात बन जाए। दिस एरिया विल गिव अस वर्क डन, एरिया अंडर पीवी ग्राफ। तो बच्चे ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है, तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल दें, जो ट्रेपीजियम यहां बन रहा है, ट्रेपीजियम का नाम है V1 A B V2, ट्रेपीजियम का नाम है V1 A B V2। तो बच्चे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला। बच्चे इसकी पैरेलल साइड्स देखो, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो बच्चे ये अपना 0, यहां से लेके यहां तक ये हो गया 2, और यहां से लेके यहां तक ये 0 से लेके 4 तक, तो ये हो गया बच्चे 4। तो पैरेलल साइड्स का सम आया 2 + 4, और हाइट कितनी है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये गैप, ये है हाइट 2 और 1, 2 - 1, ये 1 की हो गई हाइट, 1 का डिफरेंस आ रहा है ना बच्चे, तो हाइट होगी अपने पास 1 आई है ना बच्चे, नहीं 1 आ रही है, 1 नहीं है, नहीं बेटा 1 नहीं आएगी, 1 आ रही है 1, नहीं 606 नहीं आ रही, 303 आएगा आंसर, 303 आएगा। तो यहाँ 2 लीटर है ना अपने वॉल्यूम, 606 नहीं आ रही, 303 आएगा। तो यहाँ आएगा अपने पास ये अपने पास कितना आया, 4 + 2, 4 + 2 बच्चे अपने पास आएगा 6/2। हाँ जी, तो अपने पास आएगा यहाँ पे बच्चे 3 एटमॉस्फेरिक लीटर, 3 एटमॉस्फेरिक लीटर आएगा। फिर हम इसको 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना जूल्स में आ जाएगा आंसर, तो आएगा 303 जूल्स। ठीक है बच्चे, यस और नो? ये वॉल्यूम Yes, है ना, ये 2 - 1, तो ये हो गई अपने पास 1 आई, हाइट आ गई अपने पास 1, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना था हमने। तो चलो इसके बाद और क्या आएगा, 303 जूल आ गया आंसर। अब अपने को चाहिए क्यू, तो सेकंड पार्ट का आंसर यहां से निकाल लो यूजिंग फर्स्ट लॉ। अगर हम पहला लॉ यूज करें, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं, तो ये कहता है Q = W + ΔU, Q = W + ΔU। तो देखते हैं अब कितना आ रहा है बच्चे, W अपने पास कितना आया, W आया 303, ΔU हमें गिवन है क्वेश्चन में 200, तो अपने पास 200 + 300 503, 503 जूल्स, ये अपने पास हीट है। बताओ बच्चे क्लियर है सबको, यस और नो? yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ये यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, ये है 3 × 101 विच इज 303। तो बच्चे ये पीवी डायग्राम का क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरह से, तो ये आपको कर लेना है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, तो यस और नो? No, sir. हाँ जी, नो सर। ओके। तो ग्राफिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसको नोट कर लो अपना, ग्राफिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब हम लोग करेंगे डेरिवेशन, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आपको ऐसे हीट निकालने के लिए, वर्क डन निकालने के लिए, या इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है ये कैलकुलेट करने के लिए आपको न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं। या आपको पीवी डायग्राम गिवन हो सकता है, और अगर आप एरिया अंडर पीवी डायग्राम निकाल दें तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। इसकी स्लोप हमें कुछ नहीं देगी, क्योंकि प्रेशर अपॉन वॉल्यूम से हमें कुछ नहीं मिलता। ठीक है, पर हाँ स्लोप निकालते जरूर हैं, पर उससे हमें कुछ ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं मिलती। स्लोप निकालेंगे जरूर बाद में, अभी नहीं।
एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस आएंगे हमारे पास आने वाले इसी चैप्टर में, ये जो आ रहा है। तो उसमें हम लोग स्लोप को कंपेयर करते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो क्या स्लोप निकल रही है, एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्या स्लोप निकलती है, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे बच्चे। लेकिन उससे हमें कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं मिलती। यहाँ तक हो गया सबका? रब कर दूं बच्चों? यस और नो? Yes, sir. सर आज के लिए बहुत है सर। बच्चे एक डेरिवेशन और करेंगे, एक डेरिवेशन और करेंगे बच्चे, सर फिर वैसे करेंगे खत्म। 2 घंटे क्लास होगी सर। अभी हुई नहीं, अभी तो 1.5 घंटे की हुई है सिर्फ। No, sir. हो 40 गई minutes सर हो गए, sir. 145। हाँ, कल का देना सर ये। एक्स्ट्रा क्लास एक्चुअली मैं आपकी वीक डेज में नहीं ले सकता। द रीजन बिंग की एक्स्ट्रा क्लासेस अभी +2 की चल रही हैं, तो दैट इज वाई मैंने आपका संडे रखा हुआ है। सर प्लीज बस करो। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब वोटिंग करते हैं, वोटिंग। सारे बताओ, Yes, sir. रहने दो, यस नो? sir. सर रहने दो। सर रहने अच्छा, दो। नो के लिए 3 हो गए, बस 3 ही बच्चे हैं सर क्लास करवा में। दो। सर भाई रहने 1 हो दो। गया, 4 हो गए, सर रहने दो। 5 हो गए, 5 + 1 6 स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं लग रहा क्लास। सर रहने दो। Sir, रहने दो। 6 सर रहने दो। 8 सर 9, रहने ये दो। तो लिस्ट लंबी होगी। चलो एवरेज निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। ठीक है बच्चे, कल करेंगे फिर। थैंक यू सर। करना क्या है पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है सर। क्या करना है हमने। हम लोग करेंगे बच्चे ये रिलेशन CP - CV = R। तो अभी आपकी जो क्लासेस होंगी, क्लास में नॉर्मल क्लास होगी, उसमें भी मैं थर्मो ही चलाऊंगा, ठीक है? यस सर। नॉर्मल क्लास में भी थर्मोडायनेमिक्स चला देंगे, क्योंकि एग्जाम में आपका थर्मोडायनेमिक्स आना है, तो ऑटोमेटिकली आप तब तक अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकेंगे ये चैप्टर। सर हाँ जी, सर जो काइनेटिक थ्योरी और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स उसके सर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स बच्चे आपको थोड़े से खुद भी करने पड़ेंगे। पहले तो मेरे को थर्मोडायनेमिक्स मैंने खत्म कुछ कराना भी है नहीं किया आपको। उसके। करने चाहिए ना बच्चे, सेल्फ डिपेंडेंट भी बनना चाहिए आपको। यू नो दैट 40 सर मिनट के लेकिन लेक्चर कुछ में मैं क्या क्या करवाऊँ, आप ये भी तो समझो ना। आई एम ट्राइंग कि मैं जहां जहां बहुत ज्यादा जरूरी है वहां पे न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, बट ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप न्यूमेरिकल्स जो भी बुक आपके पास है आप उससे वहां से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस सॉल्व करो। कुछ नहीं हो रहा तो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करो, कोई बुक नहीं है तो एनसीईआरटी सबके पास है। और अदरवाइज आप सभी के पास, मुझे पता है कोई ना कोई बुक तो होगी आप सभी के पास, आया ना? तो अपने लेवल पे थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो ना। लास्ट में तो ऑब्वियसली मेरे पास जितना टाइम बचेगा मैं जरूर करवाऊंगा, लेकिन पहला एम क्या है, जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे न्यूमेरिकल कहाँ से करेंगे? जब तक हमें थ्योरी नहीं पता चलेगी न्यूमेरिकल कहाँ से करेंगे? और मैं 40 मिनट्स के लेक्चर में क्या क्या करवाऊँ? तो ये है कि अपना तो कोर्स ही इतना ज्यादा होता है फिजिक्स वालों का, और एक्सप्लेनेशन ऊपर से और ज्यादा होती है, तो मैं इतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपको क्लास में सॉल्व नहीं करा सकता। बट हाँ, आई विल ट्राई कि एक बार थर्मो खत्म हो जाए तो एटलीस्ट अपना PT2 के लिए क्या होगा, PT2 का सिलेबस हो जाएगा खत्म 2-3 दिनों में। 2 का क्लासेस और लगेंगी इस पे, 2 या 3 मैक्सिमम, तो अपना थर्मो खत्म हो जाएगा। और आफ्टर दैट फिर मैं आपको सारे चैप्टर्स के जो 4 चैप्टर्स हमने किए हैं इनके न्यूमेरिकल्स के कुछ कुछ करवाऊंगा, ऐसे नहीं सम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कराऊंगा। बाकी फिर भी आपकी सेल्फ डिपेंडेंसी होनी चाहिए, आपको खुद ही करने पड़ेंगे मैक्सिमम। हाँ, मैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट वन कॉन्सेप्चुअल काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी से पिक करके कुछ करवा दूंगा इन 4 चैप्टर्स के। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड,
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बच्चे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में न्यूमेरिकल की संख्या बहुत कम है। जो काइनेटिक थ्योरी है ना, काइनेटिक थ्योरी में न्यूमेरिकल्स ना के बराबर हैं, इतने नहीं है। और अगर वहां पे जो फॉर्मूलेज आप पढ़ रहे हो वो थर्मो में यूज हो रहे हैं, जैसे आपने सीबी, सीपी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालना वगैरह, ये सारी चीजें कहाँ यूज हो रही हैं आगे, ये थर्मो में यूज होंगी। तो ये जो है काइनेटिक थ्योरी, इसके तो न्यूमेरिकल्स वैसे ही कम है। मेन न्यूमेरिकल है थर्मो के फर्स्ट लॉ पे मैंने आपको करवा दिए, कॉन्सेप्ट समझा दिया। बाकी और आएंगे साथ साथ में, थर्मो के साथ साथ में करवा दूंगा हर टॉपिक के बाद, ऐसे ही करेंगे। बाकी रही मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में भी न्यूमेरिकल्स हैं यंग्स मॉडुलस पे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे, उस पे मैंने आपको शुरू में करवाए भी थे बच्चे। और फ्लूइड में बहुत सारे अभी बाकी हैं। फ्लूइड में हमने बहुत करना है, जैसे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम, स्टोक्स लॉ पे भी मैंने 1-2 करवाए थे, आपको याद होगा। स्टोक्स लॉ के भी न्यूमेरिकल हमने किए थे 1-2, याद है ना बच्चों? हाँ या ना? आप वीडियोस देखो, सारी अपलोड कर चुका हूं मैं। तो बीच बीच में जहां जहां टॉपिक थोड़े से ज्यादा टफ होते हैं वहां पे मैं न्यूमेरिकल थोड़े करवा देता हूँ। बट हाँ, अभी के लिए ज्यादा फोकस 2-3 दिनों के लिए एटलीस्ट थ्योरी पे रहेगा। थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी एंड न्यूमेरिकल साथ में कर लेंगे। बाकी बचा अपने पास टाइम, तो साइड बाय साइड में आपको एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स पिक कर लूंगा चैप्टर वाइज। आफ्टर दैट वो कर लेंगे प्रैक्टिस। बट ऑब्वियसली मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, अपने न्यूमेरिकल खुद करो, न्यूमेरिकल्स खुद करो। आप खुद ही समझो 40 मिनट के लेक्चर में क्या क्या करवा दें, नहीं है पॉसिबल। और एक्स्ट्रा क्लास भी एक लिमिट तक की ली जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो ट्राई टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स Excuse me, मैक्सिमम एज यू कैन। हाँ जी, सर फ्लूइड के आपने जहाँ तक कराए वहीं तक आएगा ना? हाँ सरफेस टेंशन नहीं आएगा। देखो मैंने भेज दिया सिलेबस की मैंने पिक भेजी हुई है, वही टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, ओके सर। सरफेस टेंशन नहीं आएगा। सरफेस टेंशन नहीं करवाया ना मैंने अभी, लास्ट का एक पार्ट सरफेस टेंशन और कैपिलरी राइज, वो वाला पोर्शन अभी नहीं करवाया, तो वो अभी आपको PT2 में आएगा भी नहीं। तो बाकी जो 4 चैप्टर्स हैं वो आपको आएंगे, तो अपनी तसल्ली से कर लो। PT2 में सबने पढ़ के देना टेस्ट, पुराने पेपर्स की तरह नहीं, किसी के 3 नंबर आ रहे हैं, किसी के 4 आ रहे हैं। अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? यस सर। और ब्लूप्रिंट यानी कि कितने नंबर के डेरिवेशंस और कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, ये भी मैं आपको बता दूंगा जल्दी। तब तक के लिए आप अपने सारी डेरिवेशंस करो प्लस न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते रहो। चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू। थैंक यू सर। अगेन आई एम सेइंग